खबरों की सफरनामे में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था। रुक करते हैं खबरों का। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भर चुकी है। लंबे समय के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान पर है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैली आज बुलाई। केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 12 साल पहले हम इसी मैदान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। आज उसी मैदान पर 12 साल बाद एक बार फिर एक अहंकारी तानाशाह को मिटाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, मैं दिल्ली की जनता के वोट का सम्मान नहीं करता। आम आदमी पार्टी ने यह रैली केंद्र सरकार की अध्यादेश के खिलाफ बुलाई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना चाहती। रैली में अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल रहे। केजरीवाल ने रैली में आने के लिए कपिल सिब्बल का शुक्रिया अदा इस दौरान किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे रोज गालियां देते हैं, मेरा अपमान करते हैं, लेकिन मुझे अपने अपमान की परवाह नहीं, मैं दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहा हूं। केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मोदी जी दिल्ली के पीछे क्यों पड़े हैं। 2014 में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 लोकसभा सीटें दी। दिल्ली वालों ने कह दिया कि मोदी जी संभालो। दिल्ली वालों ने विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट दी। इसका मतलब साफ है, दिल्ली वालों ने ये कह दिया कि मोदी जी दिल्ली की तरफ मत देखना। इस खबर पर चर्चा के लिए संजय चौधरी आप नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। धन्यवाद। संजय जी, आम आदमी पार्टी एक बार फिर वहीं से हुंकार भर रही है जहां पे 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी एकत्रित हुई थी, और वैसे ही हुंकार भरते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं केजरीवाल। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। 12 साल पहले रामलीला के मैदान से चालू होकर आंदोलन अभी तक चल रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर रही है केंद्र सरकार मोदी जी, और किस तरीके से तानाशाही चल रहा है, जो दिल्ली के लोगों के लिए भलाई का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसको रोकने का लगातार काम मोदी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तानाशाही एक चल रही है पूरे देश में, उसके खिलाफ, उसके अध्यादेश के खिलाफ आज महारैली की गई और उसमें लाखों लोग एक इकट्ठा हुए हैं वहां पर, और ये हुंकार है कि तानाशाही देश में नहीं चलेगी, ना ही चलने देंगे। जी संजय जी, तो जिस तरीके से यहाँ पे लोगों एकत्रित हुए हैं, लाखों लोग आप बता रहे हैं एकत्रित हुए, तो क्या आपको इससे लगता है कि जनता जो है, दिल्ली के लोग जो है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी के अगेंस्ट पूरा पूरा साथ देंगे आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये आपने दोनों बार के चुनाव में दिल्ली के में देख लिया कि पहले दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी और 3 सीटें सिर्फ बीजेपी को दी। तो दिल्ली की जनता ने तब भी वो बता दिया था कि हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। दिल्ली की जनता, फिर चुनाव हुआ अभी 2020 में, फिर 70 में से आपको 70 में से 62 सीटें दी हैं। तो फिर दोबारा जनता ने बता दिया, दिल्ली की जनता ने, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। और इस काम में, दिल्ली की जनता के काम में रोड़ा अटकाने का काम हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी करते आए हैं, कर रहे हैं। और ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे, दिल्ली की जनता नहीं चलने देगी। और पूरे हिंदुस्तान की जनता ये देख रही है किस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये आज दिल्ली की जनता के लिए, और जहां जहां अच्छा काम करेंगे, जो भी सरकार है, भाजपा विरोधी सरकार है, वहां हमेशा आएगा। इसलिए सारा 140 करोड़ जो भी भारतवासी है, वो आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। वो देख रहा है कि इस तरह की तानाशाही को आगे नहीं चलने देंगे, और आगे 2024 के चुनाव में इसका पूरी भारत की जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, कहा यह जा रहा है, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अध्यादेश केंद्र सरकार जो है वो तो सिर्फ बहाना है, शक्ति प्रदर्शन केजरीवाल यहाँ कर रहे थे और 2024 पर सीधे सीधे निशाना साधा है। देखिए, ये बहाना नहीं है, ये आपके सामने, जब कोर्ट ने पूरे आदेश दे दिए हैं, दिल्ली का जो भी अधिकार होगा वो दिल्ली की जनता को, दिल्ली की सरकार को मिलना चाहिए, जनता की भलाई के लिए। उसके बाद अध्यादेश लाने का क्या मतलब पड़ा था? ये तानाशाही होगी, और तानाशाही के खिलाफ जनता जाएगी। अब
हमें नहीं पता, अरविंद केजरीवाल जी को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल जी बताने का काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये जनता फैसला लेगी 2024 के चुनाव में और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी तानाशाही के खिलाफ। लेकिन सवाल एक ये भी है संजय जी कि सिर्फ रामलीला का मैदान ही इस प्रदर्शन के लिए क्यों चुना केजरीवाल ने? देखो, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चालू हुआ था, रामलीला मैदान से चालू हुआ था, वहीं से दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट करा था अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे आंदोलन को। और आज भी हमारा आंदोलन वही भ्रष्टाचार के खिलाफ चलता रहा और इसीलिए रामलीला मैदान तो को चुना। संजय जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी यहाँ से ही शुरू हुई थी और आज फिर से यहीं से है, लेकिन इस बीच में कई ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिन पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो अभी जेल में बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम तरीके के आरोप लगे हैं उन पे। देखिए, आपने देखा कि 500 जगह 600 जगह ईडी का छापा लगा, मनीष हमारे डिप्टी सीएम के यहाँ छापा लगा, स्वतंत्र जैन जी के यहाँ छापा लगा। कोई एक भी कोई सबूत अभी तक इनके पास आया हो? ये सिर्फ तानाशाही दिखा रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ के जेल में बिगर कुछ सबूत मिले डाला जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। और देखना फिर आने वाले टाइम में एक अच्छा, देखो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में फर्क रहता है और यही अनपढ़ और पढ़े लिखे में फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे शिक्षक हैं जो देश को और दिल्ली को चला रहे हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और एक जो अनपढ़ है वो उस चीज को रोकने का काम कर रहा है। इस चीज में यही फर्क होता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी देश को चलाएगा तो ये चीजें देखने को आपको भविष्य में नहीं मिलेंगी। जी चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से रामलीला मैदान से हुंकार भर दी है। 12 साल पहले आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ शुरू हुई थी और यहीं से ही आम आदमी पार्टी जन्मी थी। रामलीला मैदान वो जगह है जिसने 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल को आम आदमी का खास चेहरा बना दिया था। वो अन्ना आंदोलन का समय था। रामलीला मैदान के मंच से जब केजरीवाल बोलते तो उसमें कोई नेताओं जैसी बात नहीं होती थी, लेकिन उन्हें हर कोई सुनना चाहता था। कभी राजनीति में ना जाने की बात करने वाले केजरीवाल पार्टी बनाकर राजनीति में जब उतरे तो ऐसी शानदार एंट्री उन्होंने उस समय की कि सभी दंग रह गए। 12 साल केजरीवाल फिर से उसी रामलीला मैदान पर लौटे हैं। आज रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली केजरीवाल ने संबोधित की। शपथ ग्रहण समारोह को छोड़ दिया जाए तो अन्ना आंदोलन के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब केजरीवाल रामलीला मैदान पर किसी राजनीतिक रैली को संबोधित करने जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुस्लिम आरक्षण पर अपनी पार्टी की राय रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मानती है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे पर अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही गई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति और इतिहास का सम्मान करने का काम किया। उन्होंने भारत को दुनिया में गौरव दिलाया है। आज वो दुनिया में जहां जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष उनको बॉस कहता है तो कोई उनके पैर छूता है। उन्होंने भारत का परचम दुनिया भर में लहराया। ये सम्मान मोदी का नहीं, हमारी जनता का सम्मान है। तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर अमित शाह ने राय रखी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। नांदेड़ में जनसभा को अमित शाह संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपनी राय रखी है, पार्टी की राय रखी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण संविधान के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए। नांदेड़ में अमित शाह बोले हैं। अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, दुनिया में देश को गौरव दिलाते हैं। और राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं देश का अपमान करते हैं। वो देश के बाहर ही बोलते हैं क्योंकि उन्हें अब भारत में सुनने वाला कोई नहीं है। उद्धव ठाकरे पर भी अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही गई कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे अपना रुख स्पष्ट करें।
मोदी सरकार की 9 साल पूरे होने पर शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी देश की संस्कृति और इतिहास का सम्मान करने का काम कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ ऋतुराज जी शिवसेना से जो कि शिंदे गुट के हैं वो जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋतुराज जी, मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी बात करती नजर आ रही है, कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। वहीं संजय राउत भी कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बीजेपी पर उल्टा निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी उसको लेकर बैठी है। देखिए, मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में कोई भी नहीं है, या किसी भी जाति की, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, किसी को भी जाति या धर्म के आधार पे खास तौर से आरक्षण ठीक नहीं है जी। तो ऋतुराज जी, क्या आपको ये लगता है कि मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा अब उठ रहा है, अमित शाह भी इस पर बोले, संजय राउत भी इस पर बोले, ये कोई मुद्दा बनाया जा सकता है आगामी चुनावों में? क्योंकि चुनाव जब आते हैं तभी कोई ना कोई मुद्दा निकल कर सामने आता है। चलिए ऋतुराज जी, आपको मुस्लिम आरक्षण को लेकर शाह ने अपनी राय रखी है। संजय राउत भी इस पर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि जाति धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जाति के आधार पर आरक्षण दे रही है। नांदेड़ में अमित शाह ने हुंकार भरी है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अमित शाह बोले हैं। तो बता दें आपको, मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक बार फिर ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपर्क हमारा टूट गया था। ऋतुराज जी, संविधान के खिलाफ मुस्लिम आरक्षण बताया जा रहा है, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही इस मुद्दे को भुना रहे हैं। देखिए, संविधान के खिलाफ तो है। जो चीजें संविधान में सिर्फ 10 साल के लिए जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया था, वो सिर्फ 10 साल के लिए था, और वो जो शोषित जाति और जनजाति थी उनके लिए था। धर्म के आधार पे आरक्षण का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। जी। तो इसमें जी 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 तो इसमें एकनाथ शिंदे की क्या कुछ भूमिका आपको नजर आ रही है? क्या उनका पक्ष है? क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार बनाए हुए हैं और सभी नेताओं से इस दौरान मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपना राय स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। देखिए, राय सिर्फ यही है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे मिले। जो जनजाति है या जातियां हैं जो आज भी शोषित है, उनको कहीं ना कहीं आरक्षण की आवश्यकता है। तो उस पे एक कमेटी बैठा करके वो सारी चीजें चेक की जाए, और जरूरत है तो वो आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन धर्म के आधार पे अगर आरक्षण चालू होता है तो कहीं ना कहीं जिस वजह से आरक्षण रखा गया था उसका औचित्य खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह ने अपनी राय रखी है और शिवसेना गुट के नेता ऋतुराज जी से हमारी अभी बात हुई है। उनका ये कहना है कि कोई भी पार्टी मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो वहीं संजय राउत ने भी मुस्लिम आरक्षण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। अमित शाह जी
देश के गृह मंत्री है। सबसे पहले अमित शाह जी ने देश की जो कानून लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। इतने बड़े दो पुरुष है ना, ये गुजरात के नेता है देश के, तो मणिपुर की हिंसा अब तक क्यों नहीं थमी? महाराष्ट्र के साथ और राज्यों में दंगे की स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में जवानों की हत्या क्यों हो रही है? इस बारे में आप अगर बात करें तो देश आपकी बात सुनेगा। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा। यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है। छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने एसडीएम और तहसीलदार पर विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। अरे तुम कौन हो? अंग्रेज के बच्चे, तुमको हम नहीं जानते। दुर्गा शंकर मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि दुर्गा शंकर मिश्रा कौन है। ये केवल दुर्गा शंकर मिश्रा का अपमान नहीं है, आप जनकपुर क्षेत्र के एक एक व्यक्ति का, एक एक लोगों का सम्मान है। किसी के घर के बहन बेटी को कोई हाथ लगाता है तो पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हमारे दुर्गा शंकर मिश्रा जैसे लोग को तुमने छेड़ने का प्रयास किया है, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी भी भलाई है। मैं तहसीलदार और एसडीएम को मन से कहता हूं कि अभी भी दुर्गा शंकर मिश्रा जी से आके सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, जनता उनको माफ कर देगी। फिल्म इंडस्ट्री से एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। जाने माने फिल्म और टीवी एक्टर मंगल ढिल्लों का निधन हो गया। मंगल ढिल्लों कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। करीब 1 महीने से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन एक्टर की हालत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा था। उनकी एक आखिरी वीडियो सामने आई है। क्या कुछ उसमें उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तकरीबन पिछले 14 साल तो लगे हुए हैं सिख इतिहास ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜਨ ਸੀ ਦ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰਵਨਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਗਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਉੰਗਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬੰਬਈ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਮਹਾਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਿੱਖ इतिहास ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ आए दिन गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गोलीबारी की घटना हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिशन डिस्ट्रिक्ट में शुक्रवार रात हुई फायरिंग में कम से कम 9 लोग घायल हुए। पुलिस का मानना है कि एक लक्षित हमला था। शूटिंग घटना की जानकारी देते हुए सैन फ्रांसिस्को के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक पार्टी के दौरान शूटिंग की घटना हुई, सभी घायलों की हालत स्थिर है। वहीं सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के सदस्य के सहयोगी सैंटियागो लेरमा ने कहा कि कम से कम 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की सर्जरी करनी पड़ी है। इसके अलावा 4 लोगों को मामूली चोटें आई, जिनका इलाज चल रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।